नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और आज की चर्चा में हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल है। हमारे साथ रवि दियोरा है, कुंवरजी ग्रुप के, प्रथमेश माल्या हैं एंजल वन के, जीपी शर्मा साहब हैं, प्रेसिडेंट हैं स्काईमेट के, सीनियर साइंटिस्ट हैं, और साथ ही महेंद्र लुनिया हैं, चेयरमैन हैं विघ्नहर्ता गोल्ड के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम बात करेंगे मानसून की, और लंबे इंतज़ार के बाद फाइनली मानसून को लेकर अच्छी खबर आई है और मौसम विभाग ने ये कह दिया है आधिकारिक तौर पर कि केरल में मानसून आज पहुंच चुका है। आमतौर पे 1 जून को केरल पहुंचता है मानसून, लेकिन इस बार 7 दिन की देरी से मानसून केरल पहुंचा है, जो कि 4 साल में सबसे ज़्यादा देरी है मानसून की। तो शर्मा जी, आईएमडी ने तो कह दिया है कि केरल मानसून पहुंचा। आप लोगों का अनुमान क्या है? क्या आपके हिसाब से भी आज मानसून केरल पहुंच चुका है या पहुंचने वाला है? देखिए मृत्युंजय जी, जो जब एक बार आईएमडी अगर बोल देता है, मानसून अनाउंस कर देता है, उसके बाद हम उसमें कोई अड़ंगी नहीं डालते या ऐसे ही हम अपना कोई खास और तरह की कोई विचार नहीं रखते, उससे सहमत हो जाते हैं, क्योंकि नेशनल वेदर एजेंसी है। हालांकि अगर आप कहें आधिकारिक रूप से तो मानसून आ गया है, वास्तविक रूप में हो सकता है हमें 1 दिन और लेट वेट कर सकते थे हम। अपना ही इसका ही मापदंड आईएमडी के ही है कि 2 दिन के लिए ये कंडीशन, ऐसी कंडीशन होनी चाहिए। एक ही दिन वो कंडीशन सेटिस्फाई जरूर हुई, वो भी पूरी नहीं, तो हमने एक भी दिन वेट नहीं किया। और अगर मेरा अपना विचार ये है कि अगर 1 दिन कर लेते तो कल तक स्थिति और थोड़ी बेहतर हो जाती। स्काईमेट का अनुमान पहले भी था, हमने कहा था कि 7 जून के आसपास पहुंचेगा और ±3 दिन, और उस ब्रैकेट में पक्का उसके बीच में मानसून आ जाएगा। अगर आपको याद होगा, पिछले आपके साथ जब मैं आपके चैनल पे था, उस वक्त भी मैंने यही बोला था, और उसके बाद भी यही कहा था कि 8 अगर थोड़ा सा देर हो जाती है तो 8-9 जून के आसपास तो मानसून के आने की संभावना बाकायदा बनी रहेगी। तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि मानसून डिक्लेयर हुआ है, पर जैसा मैंने पहले कहा, 1 दिन का और इंतजार हो जाता तो शायद स्थिति और बेहतर होती और मानसून के पूरे पैरामीटर्स जो हैं वो शायद पूरे फुलफिल हो जाते। जी, लेकिन आप इस बात को मान रहे हैं, मतलब ऑफिशियली स्काईमेट भी कह रहा है कि मानसून आ चुका है केरल? बिल्कुल, मैंने आपको बताया, जैसे अगर आईएमडी, देखिए ऑफिशियली जब आईएमडी डिक्लेयर करता है तो वही माना जाता है। पिछले साल भी जैसे 29 मई को उसके आने का था, डेट डिक्लेयर हुई थी, और पिछली बार भी ऐसी ही जल्दबाजी में हुआ था। पहले ही दिन, एक ही दिन वो सेटिस्फाई हुए थे पैरामीटर, और वो भी पूरी तरह नहीं। तो पिछले नहीं साल शर्मा भी जी, ऐसे किया था, इस शर्मा बार जी, भी वही है। नहीं शर्मा जी, मैं भी लंबे समय से मानसून की खबर को कवर कर रहा हूँ, आपसे भी बात कर रहा हूँ, लेकिन मैंने कई बार देखा है कि आईएमडी ने कह दिया, या फिर अगर आपने कह दिया पहले तो आईएमडी तो बाद में डेट बताता है, या आईएमडी ने कह दिया तो आप नहीं, आपकी डेट कुछ अलग होती है। अभी भी आप बेशक मान रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि 1 दिन का इंतजार और हो जाता तो बेहतर होता। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लाइन है सर। अपना पक्ष आप क्लियर करें कि क्या आप संतुष्ट हैं, जो पैरामीटर हैं स्काईमेट के, जो पैरामीटर हैं मानसून पहुंचने के, क्या वो फुलफिल हो पा रहे हैं केरला में? जी, पैरामीटर तो वही है, पैरामीटर तो आईएमडी सेट करता है और हम भी उन्हीं पैरामीटर्स को फॉलो करते हैं। पर मैं आपको बताऊं, मॉनसून के पैरामीटर जो हैं पूरे के पूरे चारों के चारों वो ऑब्जेक्टिव हैं। उनका एक बहुत सही कॉम्प्लेक्स सा सेट है उसका, पैरामीटर्स का। हर बार उसका फुलफिल हो पाना कई बारी तो बहुत मुश्किल सी बात लगती है। ऐसा ही पिछले साल भी हुआ था और ऐसा ही इस साल भी हो रहा है। लंबी देरी के बाद मानसून पहुंचा है, और आज पहला दिन है जो सेटिस्फाई हुए हैं पैरामीटर्स, वो भी पूरी तरह नहीं। तो मैं फिर दोहराऊंगा यही कि अगर 1 दिन और इंतजार कर लेते तो मानसून की दस्तक जो है बाकायदा एज पर जो नॉर्म्स हैं वो हो सकती थी। लेकिन जब मैंने कहा, जैसे आईएमडी अगर डिक्लेयर करता है, उसके बाद हम उससे असहमति इस तरह से नहीं करते कि नहीं अभी नहीं पहुंचा है। अपना हम रुख जो है या विचार जो है वो जरूर दे देते हैं, जैसा मैं अभी भी कह रहा हूँ, 1 दिन इंतजार करना बेहतर होता है। जी, ओके, अब मेरा अगला सवाल शर्मा जी आपसे ये होगा कि ठीक है, मानसून केरल पहुंच चुका है। अब केरल पहुंचने के बाद
मानसून की चाल आगे कैसी रहेगी, इसको लेकर क्या आकलन है आपका? अगर याद हो पिछली बार भी मैंने आपके इंटरव्यू में यही कहा था कि धमाकेदार एंट्री नहीं होने वाली है और मानसून कमजोर रहने वाला है। बिल्कुल यही स्थिति बनी हुई है। मानसून तो जूझ रहा है मोर देन वन फ्रंट। अरब सागर से भी, बंगाल की खाड़ी से भी और ज्यादा भी। अरब सागर में इतना पावरफुल स्टॉर्म है, जो अरब सागर के जो भी ट्रॉपिकल स्टॉर्म है जो इस दिशा में जिसमें कि ये चल रहा है, जो वो जो व्यापार जो चल रहा है वो कभी भी मानसून के लिए अच्छा नहीं होते। केवल मानसून आ जरूर जाता है नाम के वास्ते। कोस्टल क्षेत्रों में अंदर जाना बहुत मुश्किल, डीप इनसाइड साउथ पेनिनसुला जो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या तेलंगाना के क्षेत्र हैं, उनमें पहुंच पाना बहुत मुश्किल, बहुत ही वीक करंट रहेगा। दूसरी साइड में पैसिफिक बहुत एक्टिव है, वो अच्छा नहीं हमारे लिए। मानसून आता है, बंगाल की खाड़ी में कोई अच्छा सा सिस्टम बने, वो मानसून की करंट को खींचता है, जो कि होता दिखाई नहीं दे रहा अभी इस स्टेज पे। क्या होगा सर, मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ पहले 8 दिनों में। हाँ नहीं, आपने बहुत डिटेल में बताया सर। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि केरल पहुंचने के बाद, अगर आप ये हमारे दर्शक को, मैं चाहता हूँ कि आपके जरिए हम समझा पाए अपने ऑडियंस को कि केरल मानसून पहुंचा पहले, अब उसके बाद मानसून कहाँ जाता है, और जहाँ जाता है मानसून केरल पहुंचने के बाद क्या वो ठीक टाइम पर चला जाएगा या उसमें भी रुकावट आएगी? पहले फेज में मानसून दक्षिण से उत्तर की तरफ, साउथ से नॉर्थ की तरफ बढ़ता है अलोंग वेस्ट कोस्ट, और अंदर के क्षेत्रों में भी ऐसे ही, नीचे केरल से लेके, तमिलनाडु से लेके ऊपर महाराष्ट्र की तरफ। तो ये पहला फेज होता है जो लगभग 15 दिन का होता है, जिसमें कि हम 8 दिन तो उसके हो चुके हैं, और 10 तारीख तक तो वो महाराष्ट्र के काफी सारे क्षेत्रों में पहुंच जाना चाहिए। तो मानसून में देरी भी जरूर है, इसकी रफ्तार भी कम रहेगी, उसकी जो जो इंटेंसिटी है उसके साथ साथ जो बाकी उसके चाल में कमी जरूर देखने को मिले, कमजोर मानसून रहेगा। आईएमडी ने खुद कहा है, उनका जो ऑनसेट है बिल्कुल केवल दक्षिणी भागों में कन्नूर से लेके और इधर दक्षिणी जो टिप है तमिलनाडु की, केवल वहां तक की लाइन ड्रॉ की है। उसके आगे बढ़ने में संभावना बहुत कम लग रही है जल्दी में। अगर बढ़ेगा भी तो बहुत ही कमजोर अगले 1 सप्ताह 10 दिन तक तो मैं उसमें कोई ऐसा विशेष बदलाव नहीं देखता कि एकदम से वो तेजी पकड़ जाएगा, उसमें समय लगेगा। तो पहले 15 दिन जो मानसून के जून के होंगे वो हमें चिंता का विषय रहेगा जरूर, सभी पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आप सोइंग कहिए, खेती बाड़ी कहिए, किसी तरह भी कहिए, चिंता का विषय रहेगा। जी, मुंबई कब पहुंच रहा है सर मानसून? देखिए, मानसून के प्री मानसून की मैंने कहा जो पश्चिमी तट है उसमें तो मानसून की बौछारें देखने को मिल सकती हैं, और मुंबई की बात करें तो मैं 13 तारीख के आसपास लेके चलूंगा। मुंबई में बारिश होनी चाहिए, और जैसे ही कुछ प्री मानसून की कहें या मानसून की किसी तरह की बौछारें कहे, वो मानसून आगे बढ़ जाएगा। 13-14 के आसपास मानसून मुंबई के आसपास भी उसकी सीजन की पहली बौछार देखने को हमें मिल सकती है। जी, ओके। अच्छा, जो खेती वाले राज्य हैं हमारे, मतलब जो प्रोमिनेंटली जहाँ पर बारिश चाहिए अगर अभी, और जहाँ पे बहुत गर्मी हो रही है, बिहार, यूपी, बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, यहाँ पर क्या मानसून देर से पहुँचेगा, उसको लेकर क्या आकलन है आपका? अभी तो मेरा अंदाज यही है कि वहां देर से पहुंचेगा। देखिए, मानसून की 2 आर्म्स होती हैं, एक अरब सागर वाली और एक बंगाल की खाड़ी वाली। बंगाल की खाड़ी वाली आर्म तो तभी एक्टिव होगी जब कोई बंगाल की खाड़ी में विशेष सिस्टम बनेगा, मानसून सिस्टम बनेगा। अभी आज के दिन में बात करें तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में वर्षा जरूर हो रही है। दैट बे ऑफ बंगाल की जो आर्म है वो कुछ हद तक वहां एक्टिव है। वहां आप देखेंगे कि 2-3 दिन में ही नॉर्थ ईस्ट इंडिया में काफी सारे क्षेत्रों में, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय के कुछ क्षेत्रों में मानसून पहुंच जाएगा। लेकिन दिक्कत उससे आगे की है, जब वो देश के पूर्वी भागों में, जिसमें पश्चिमी बंगाल, बिहार, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के क्षेत्र हैं, इनमें मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें देरी रहेगी। और वही अगर आगे बढ़ेगा यहीं से ही तो फिर उत्तर प्रदेश वगैरह में आएगा। जो परिस्थितियां चल रही हैं या दिख रही हैं, उसमें अभी इसमें कोई तेजी आने की संभावना नहीं दिख रही, और ऐसा लग रहा है, प्रतीत हो रहा है कि मानसून इन क्षेत्रों में पूर्व भारत में लेट पहुंचेगा सामान्य से। मैं तो कहूंगा हफ्ता भर ही लेके चले, लेट पहुंचेगा। राइट। एक आखिरी सवाल शर्मा जी आपसे मेरा ये होगा कि चक्रवाती तूफान बिपरजॉय भी मानसून को डिस्टर्ब कर रहा है, तो अभी चक्रवाती तूफान
का क्या हाल है और ये कितना सीवियर हो सकता है? देखिए, वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म तो अभी भी दिया हुआ है और अगले 24 घंटे में वो रहेगा। हमने तो अपनी तरफ से स्काईमेट ने ये कहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो शायद एक ग्रेड और आगे बढ़ जाएगा केवल थोड़ी देर के लिए, कैटेगरी 3 स्टॉर्म, जो कि अदरवाइज अपनी भाषा में कहें हम तो एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन होता है। कभी भी हवाएं अगर 165 किलोमीटर से ज्यादा हो जाती हैं स्टॉर्म के इर्द गिर्द, तो वो एक्सट्रीमली सीवियर होता है। और इसमें इसके साथ हवा लगभग 180-185 किलोमीटर तक होने वाली है, चाहे वो 12 घंटे के लिए होगा। कल रात से लेके अगले दिन सुबह तक वो कैटेगरी 3 का स्टॉर्म इक्विवेलेंट हरिकेन हो सकता है, जो कि एक्सट्रीमली सीवियर। लेकिन उसके बाद जैसे ही वो तट की तरफ चलता रहेगा, धीरे धीरे वो बेशक कमजोर ही होता रहेगा और तेजी नहीं पकड़ेगा। जाए चाहे कहीं भी, मैं कह रहा हूं किसी भी तट से टकराए, वो एक वीक स्टॉर्म बन के टकराएगा, चाहे वो पाकिस्तान ईरान का इलाका हो, चाहे ओमान हो, और चाहे वो ये अगर उसका थोड़ा सा ब्लीक चांस लगता है कच्छ की तरफ जाने का, तो वहां भी उसके बहुत ही कमजोर हो जाने की संभावना रहेगी। तापमान फेवरेबल नहीं है। उत्तर अरब सागर में तापमान में एकदम से 2 से 3 डिग्री की गिरावट है, जिसके कारण वो नहीं जोर पकड़ पाएगा और उसको कमजोर होना बिल्कुल मुमकिन रहेगा। जी, बहुत शुक्रिया शर्मा जी, आपका डिटेल में मानसून की बारीकियों को हमारे दर्शकों को समझाने के लिए और बताने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं गोल्ड की। और गोल्ड की जब हम बात करेंगे तो हम आज बात कर रहे हैं गोल्ड ईटीएफ की। और गोल्ड ईटीएफ को लेकर जो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की ताज़ा रिपोर्ट है, उसमें यह कहा गया है कि मई में ग्लोबल गोल्ड ईटीएफ में 19 टन से ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई है और लगातार तीसरे महीने ईटीएफ में निवेश बढ़ा है। मई तक गोल्ड ईटीएफ की होल्डिंग 3,478 टन थी और मंथली फ्यूचर ट्रेडिंग वॉल्यूम में 26% का उछाल आया है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान है। हमारे साथ हैं महेंद्र लुनिया, चेयरमैन है विघ्नहर्ता गोल्ड के। लुनिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये जो गोल्ड ईटीएफ में लोगों का इंटरेस्ट बढ़ रहा है, इसके पीछे की वजह क्या है? मृत्युंजय जी, धन्यवाद, आपने मुझे चैनल पे बुलाया। गोल्ड ईटीएफ में निवेश क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि जो गोल्ड का जो रेट है वो अभी बहुत अच्छी तरीके से, यानी कि तकरीबन 7 to 8% कम आ गया है। और लोगों का जो इन्वेस्टमेंट करने का तरीका है, हाल ही के दिनों में अपन ने कई बार देखा है कि लोग अब गहनों की जगह पे डिजिटली गोल्ड इन्वेस्टमेंट करने में ज्यादा महत्व रखते हैं या वहां पे ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो ये चीजें है, अभी फिलहाल यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, ऐसा मुझे लगता है। तो आप कह रहे हैं कि इस वजह से इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, तो आप जरा बताइए हमें कि क्या ये जो बढ़ोतरी हमने देखी है गोल्ड ईटीएफ में, ये ट्रेंड अभी कंटिन्यू रहेगा? क्या ईटीएफ में निवेश और बढ़ता रहेगा? जी हाँ, अगर हम बात करें पूरे देश के बाहर की परिस्थितियों की, जहाँ पर रशिया का वॉर हो या अमेरिका में बैंक के परेशानी हो रही हो, तो भारत के अलावा बाकी सब जगह पे अगर आप देखो फिलहाल तो एक अनसर्टनिटी का माहौल है। तो इन्वेस्टर जो है अपना इन्वेस्टमेंट हमेशा एक सेफ हेवन में रखना चाहता है और इसी कारण फिलहाल सभी के सभी इन्वेस्टमेंट गोल्ड में आ रहे हैं। जैसे डिजिटल गोल्ड में आप इंडिया की बात करें तो अपन गोल्ड ईटीएफ की बात करते हैं। इसी कारण ये इन्वेस्टमेंट बढ़ती रहेगी और मुझे लगता है अब यहाँ पे जो रेट है एक सस्टेन होगा अभी, क्योंकि अभी बाइंग ज्यादा आ रही है फिलहाल। ठीक है, आप बने रहे हमारे साथ। अब हम बात करते हैं गोल्ड फ्यूचर की। रवि जी, मैं आपसे आज शाम के लिहाज से पूछ रहा हूँ, रवि दियोरा जी, कि आप जरा बताइए कि आज गोल्ड में ट्रेड लेना ठीक है? इस भाव पर क्या ट्रेड लेना चाहिए अभी गोल्ड में? जरूर से गोल्ड काफी दायरे में फंसा हुआ है, पर्टिकुलर डेटा का अभाव है। कोई इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इवेंट लास्ट 3 दिन से देखी नहीं गई और आज भी अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है। उसके तुरंत बाद जो इमीडिएट बड़े डेटा है वो नेक्स्ट ट्यूसडे इवनिंग यूएस के सीपीआई इन्फ्लेशन एंड वेडनेसडे इवनिंग यूएस की एफएमसी की मीटिंग। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा दायरे का ही ट्रेड रहेगा, बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी की एक्सपेक्टेशंस नहीं है। हाँ, ट्रेड लेना है तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सेल ऑन राइज ट्रेड लेना चाहिए। सिल्वर में अच्छा मोमेंटम है, अच्छा ट्रैक्शन है, बट गोल्ड वहां पे टैपिट रहेगा। 59,300 से 59,700 तक के लेवल्स मैं देख रहा हूं। तो अगर कोई उछाल मिलता है टिल 59,700 तो बेच के चले,
विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 59,980। डाउन साइड मुझे लग रहा है कि एक लिमिटेड डाउन साइड वहां पे 59,200 तक के देखने को मिल सकते हैं। वहां पे मुझे लग रहा है कि ये डेटा नहीं है, इस हिसाब से थोड़ा फ्लैटिश रह सकता है, बट सेल एंड राइज का स्ट्रेटेजी इंट्राडे के लिए रखना है। ठीक है, तो ये राय आपकी है गोल्ड के ऊपर। अच्छा, आप जरा हमें ये बताएं प्रथमेश जी कि इंट्राडे ट्रेडर को, मैं एग्जैक्टली आज अगले 6 घंटे के लिए आपसे पूछ रहा हूं, 59,520 का ताजा भाव है, इस भाव पर कोई ट्रेड इंट्राडे के ट्रेडर के लिए है क्या? वैसे तो आज के लिए ऐसा कुछ खास ट्रेड नहीं करना चाहिए, फ्रेश ट्रिगर्स नहीं है यहाँ पे, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे ट्रेड अवॉइड करो तो ज्यादा बेटर है। बट फिर भी अगर रिस्क एपेटाइट अच्छा है तो 59,500 के पास में ट्रेड हो रही है कमोडिटी। यहाँ पे मैं छोटा सा स्टॉप लॉस लेके एक बार रिस्क लेके बाय करने की सलाह दूंगा, और ऊपर वाला जो दायरा रहेगा 59,800 का रहेगा, नीचे वाला जो रेंज है 59,300। फिलहाल 59,500 के आसपास ट्रेड हो रही है, यहीं पे बाय करे, 59,300 का स्टॉप लगाए, ऊपर में 59,800 के टारगेट रखें। ओके, ठीक है, तो ये राय आपकी है कि अभी क्या करना चाहिए। अब लुनिया जी, मैं थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिहाज से आपसे पूछ रहा हूँ, लंबी और बड़ी तेजी के बाद गोल्ड का मार्केट थक सा गया है, रुक सा गया है। आप जरा बताएं कि क्या ये थकावट गोल्ड की ओर बढ़ सकती है, या लंबे समय के लिए मार्केट का सेंटीमेंट अभी भी आपको मजबूत दिख रहा है, और अगर हाँ तो फिर टारगेट क्या देख रहे हैं? सर, लंबे समय के लिए मुझे तो लगता है कि गोल्ड के रेट बढ़ते रहेंगे। यहाँ तक जो गोल्ड नीचे आया है, हाँ जरूर यहाँ पर से भी 500-1000 रुपया और टूट सकता है। इसमें ज्यादा आपको टेक्निकल के बंदे आपको हेल्प करेंगे, लेकिन जो हमारे पास जो डिमांड दिखाई दे रही है या आ रही है, उससे तो हमें यही नजर आ रहा है कि गोल्ड के रेट बढ़ते जाएंगे। डिमांड काफी है, नॉट ओनली इन डोमेस्टिक, इंटरनेशनली भी गोल्ड के रेट एक लेवल के नीचे नहीं जा रहे। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक लंबी अवधि के लिए, यानी कि 1 साल के हिसाब से अगर हम देखें तो एक 68,000 का रेट हमें देखने को मिल सकता है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि 68,000 का एक लेवल गोल्ड का दिख सकता है, इस पर आप नज़र रखिए। बहुत शुक्रिया महेंद्र जी आपका जुड़ने के लिए और गोल्ड पर अपना व्यू देने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं सिल्वर की, चांदी की। चांदी में आज क्या करें रवि जी? चांदी में मुझे लग रहा है कि जो चाइनीज मेजर्स है शायद उसको सपोर्ट करते हुए दिखेंगे, तो चांदी में ये लेवल पे बाय कर ले 70,200 के करीब। स्टॉप लॉस डाउन साइड लगा सकते हैं आप 71,600 का। अपर साइड मेरा मानना है कि 73,000 तक के लेवल दिखने चाहिए, तो वहां पे वीकनेस नहीं है, वहां पे ट्रेंड क्लियर है। और मुझे लग रहा है कि आज इवनिंग में एक अच्छा उछाल वहां पे एज ए पार्ट ऑफ शॉर्ट कवरिंग दिख सकता है। अगर 400 के ऊपर स्टेबल रहा तो एक शार्ट तेजी वहां पे आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, ओके। अच्छा, क्रूड में रिकवरी है और 6,000 के ऊपर भाव पहुंचा है एमसीएक्स पर कच्चे तेल का। ग्लोबल मार्केट में भी शुरुआती दौर में मार्केट दबाव में था, उसके बाद रिकवरी आई है। हालांकि क्रूड के लिए कंसर्न ये है कि चाइना और अमेरिका में डिमांड बढ़ने के कोई अच्छे संकेत नहीं दिख रहे हैं। ऊपर से जो क्रूड के प्रोडक्ट की इन्वेंट्री है अमेरिका में, वो लगातार बढ़ रही है, गैसोलीन का स्टॉक और बाकी चीज़ों का स्टॉक, तो लिहाजा डिमांड के मोर्चे पर चिंता बनी हुई है। तो आप जरा ये बताएं प्रथमेश जी कि ऐसे में क्या कच्चा तेल अभी खरीदना ठीक रहेगा या रुकना चाहिए थोड़ा? फैक्टर सपोर्टिव नहीं है, बट यहाँ पे मेरे ख्याल से मोमेंटम थोड़ा सा हल्का सा बिल्डअप हो रहा है अपसाइड की तरफ। ऊपर में मेरे ख्याल से 6120 से 6150 का मोमेंटम आपको देखने मिल सकता है। 6020 के आसपास बाय करे, 5970 का स्टॉप लगाए, ऊपर में 6120 6150 टारगेट। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर फरहान है। अच्छा, अब हम ओके, तो ये राय आपकी हो गई कच्चे तेल के ऊपर। कच्चे तेल में आप कह रहे हैं कि 6,045 का लेवल अभी दिख रहा है, और क्रूड में इस वक्त करीब करीब 40 रुपए की तेजी दिख रही है। फटाफट जरा नेचुरल गैस पे एक बार बता दें आप रवि जी, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेचुरल गैस में ट्रेड भी फटाफट ही होता है, मोमेंटम भी काफी अच्छा है, तो मुझे लग रहा है कि बाय कर ले ये लेवल पे 194 के करीब। स्टॉप लॉस लगा है 190 का, और टारगेट मुझे लग रहा है कि इंट्राडे में मींस आज इन्वेंटरी के डेटा है, तो शायद डेटा के बाद एक रिकवरी देखने को मिले। 203 का मेरा इंट्राडे का टारगेट रहेगा। चलिए अब हम शुरू करते हैं सवाल जवाब। पहला सवाल है महेंद्र का, पूछिए महेंद्र जी। फरहान है, माफ कीजिएगा, फरहान पूछिए। जी गुड इवनिंग सर जी। गुड इवनिंग, पूछिए। सर मेंथा ऑयल में क्या लग रहा है? कल तो 900 के नीचे चला गया, अब क्या हालात बन रहे हैं इसमें? बताइए मेंथा में क्या लग रहा है?
मेंथा में मुझे लग रहा है कि हायर लेवल पे थोड़ा बिग वाली का प्रेशर रहेगा, डिमांड थोड़ी कमजोर है एंड सिंथेटिक मेंथा का ट्रेड ये पूरे साल बना है, तो मुझे लग रहा है कि ये ज्यादा अपर साइड सस्टेन नहीं हो सकता। 920 के करीब मिलता है, सेल करे 940 के स्टॉप लॉस के साथ। डाउन साइड मुझे लग रहा है कि 880 से 890 तक वहां पे ट्रेड देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर दिनेश है, पूछिए दिनेश जी। नमस्कार सर। नमस्कार, पूछिए। मुझे ये पूछना है, ग्वार सीड कहाँ पर लेना चाहिए, धनिया कहाँ पर लेना चाहिए और कोकुट कहाँ पर लेना चाहिए? ग्वार, धनिया और कोकुट कहाँ पर, बताइए तीनों का एंट्री लेवल क्या होना चाहिए रवि जी? मेरे हिसाब से आप तीनों कोमोडिटीज में मुझे थोड़ा लग रहा है कि आप शायद गुवार में ज्यादा फोकस करें। गुवार सीड में मुझे लग रहा है कि अगर आपको 5300 का करीब मिल जाए तो एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी है। आगे मुझे लग रहा है कि अगर मॉनसून थोड़ा अनइवन रहता है 6000 तक के लेवल दिखने चाहिए। 5100 के स्टॉप लॉस के साथ अगर आपका शॉर्ट टर्म नजरिया है तो बाय करना चाहिए। आप अवॉइड करें कोकुड़ को, कपास खली को, वहां पे मुझे करेक्शन दिख रहा है। मींस की फिजिकल डिमांड काफी ड्राई है और ऑफ सीजन ये कमोडिटी है, तो वहां पे आप बाय का ट्रेड ना लें। अगर कोई सिग्निफिकेंट गिरावट आते तो ही आप वहां पे बाय सोचे, अदरवाइज मेरा ट्रेड सेल का रहेगा। 2550 के करीब सेल करें 2600 के स्टॉप लॉस के साथ। डाउन साइड 2400 तक के लेवल में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अगर आपको शॉर्ट टर्म के बाय करना है तो 2400 के करीब आप एंटर कर सकते हैं। और धनिया में भी मेरा ट्रेड 5800 के करीब बाय का रहेगा। अगर 5800 करीब बाय है एंड आपका नजरिया 15-20 दिन से ज्यादा है तो वहां पे बाय ले विद स्टॉप लॉस ऑफ 5700। अपर साइड एक शॉर्ट कवरिंग, छोटा शॉर्ट कवरिंग 6200 तक दिख सकता है, बट लंबी तेजी के लिए वहां रुकना नहीं है। 6200 पे पोजीशन अनवाइंड करनी है, तो मेरे हिसाब से ये तीनों के लिए लेवल्स एंड ट्रेड रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर शुभम है, पूछिए शुभम। हेलो जी, पूछें। तो मेरा गोल्ड बाय है 60,500 पे, 3 लॉट। किस भाव पर? 60,500। 7,500 पर आपकी बाइंग है गोल्ड में, ओके। ठीक है, 3 लॉट है तो एवरेज करने के लिए सही प्राइस 60,500 पर आपकी बाइंग है ना, 3 लॉट। ठीक है, तो माल्या जी क्या सुझाव आपका इनके लिए? एक्चुअली 1000 रुपीज आउट ऑफ द मनी है और ये एवरेज करने की देख रहे हैं, गलत स्ट्रैटेजी है। अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड लिए तो यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाकर एग्जिट कर लेना चाहिए, बट फिर भी ये बिकॉज ये एवरेज करने की देख रहे हैं यहाँ पे 59, 490, 500 के आसपास अगर इनका रिस्क एपेटाइट अच्छा है तो यहाँ पे एवरेज कर ले। ऊपर वाला लेकिन जो भाव है जहाँ पे टारगेट दिख रहा है 59,850, तो इनका जो बाइंग है और जो एग्जिट है दोनों भी फेवरेबल नहीं है, तो बेटर है कि एग्जिट कर ले। ओके, नेक्स्ट कॉलर मुकेश हैं जैसलमेर से, पूछिए मुकेश जी। सर मेरा सवाल सोया ऑयल पे है, इसका क्या आउटलुक है भारतीय बाजारों में? सोया ऑयल का क्या आउटलुक है? क्या आउटलुक है रवि जी सोया तेल का? सोया तेल में मुझे लग रहा है कि जो अभी शॉर्ट टर्म के लिए 4 से 15 दिन 20 दिन के लिए ज्यादातर मेरा एक्सपेक्टेशंस है कि थोड़ा प्राइसेस है वो एक कंसोलिडेशन जोन डाउन साइड 870 और ऊपर 900 ऐसे ही रेंज में रहेगा। बट मुझे लग रहा है कि अगर आपका 2 से 3 महीने का आउटलुक है तो ये बॉटम बन चुका है। मुझे ज्यादा करेक्शन ये लेवल से नहीं दिख रहा है, तो ऑलमोस्ट 1300 से प्राइसेस अभी 880 के करीब पहुंच चुके हैं, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे नीचे बाय करते रहना चाहिए। एक बार ये प्राइसेस 920 930 तक जाने चाहिए तो ये जो भी करेक्शन है मुझे लग रहा है कि एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी है। अगर आप फिजिकल व्यापार आपके पास स्टॉक है तो आप होल्ड करें। 930 940 तक के प्राइस आपको एक आध महीने में आते हुए दिख सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया रवि जी आपका और प्रथमेश जी आपका जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।